हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे लोकसभा चुनाव। अब बस कुछ ही दिन है जब ऐलान भी हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। किस तरीके से समीकरण देख रहे हैं देश के अंदर लोकसभा चुनावों को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है अब वो स्वरूप है जिसको हम पैन इंडिया पार्टी और बड़ी पार्टी के रूप में देखते हैं। और उनके जो एनडीए के पार्टनर्स भी हैं बहुत से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिन मुद्दों को लेके पार्टी आगे बढ़ी है उसमें अभी भी प्रमुख तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही एक हम आगे रख के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे लगता है कि पिछले 2019 में भी इसी प्रकार से पार्टी का मैनिफेस्टो तो अलग था ही था, मैनिफेस्टो से भी महत्वपूर्ण था कि वोट कैचिंग जो पर्सनालिटी थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और उसी स्वरूप में उनको इस 24 के चुनाव में भी लोगों में पार्टी लेके चली है। तो जो टारगेट है जो इस बार 370 बीजेपी 400 एनडीए, लगता है वो हो जाएगा? देखिए, ये मैं कोई गिनती की बात में यकीन नहीं करता। इतना बड़ा मुल्क है, 97 करोड़ वोटर हैं, दुनिया में कहीं है नहीं इतने वोटर। आप सर्वे के आधार पे कुछ कहो, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन चुनावी मैदान में ऊपर है उनका। और इंडिया जो अलायंस है उसके अभी परिणाम मतलब वो इकट्ठा होता है तो कितनी हद तक होता है, 60% इकट्ठा है, 90% इकट्ठा है, उस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक आदमी को वो चुनाव मैदान में उतारते हैं और बीजेपी का मुकाबला करते हैं, तो वो मुकाबला करेंगे, सक्षम रूप से करेंगे, और अगर बंट के करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला है नहीं। किसान आंदोलन कितना असर करेगा? क्योंकि लगातार खासकर पंजाब, हालांकि अभी तक ये पंजाब की सीमाओं तक ज्यादा सीमित है, वहीं लगातार विरोध भी चल रहा है, लेकिन इसको किस तरीके से कितना असर इसका रहने वाला है और किसानों का यह मुद्दा कैसे शांत होता नजर आएगा? देखिए, किसान आंदोलन का बार बार उठना ये एक सोचने की बात है कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसका दोबारा से अध्ययन करना चाहिए कि आप खेती को और किसान को सिर्फ अन्नदाता समझ के ही उसको देखते हैं, या देश की जो आर्थिक शक्ति है, हमारी जो मनी पावर है, जो हमारी वेल्थ है, उसमें भी कुछ उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात है, ताकि वो भी संपन्नता का हिस्सेदार अपने आप को समझे, का मेरा वर्ग भी अपने आप को संपन्नता का अधिकारी उनको लगे कि हमारे को भी संपन्नता का अधिकार मिला है। ये चीज़ें, ये जो 1991 में आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ था उससे अभी तक चल रही हैं। इन पे मैं ये कहता हूँ कि दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि एक भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक दुनिया में एक आर्थिक शक्ति बनने जा रही है, उसको हम नीचे किसानी में और मेहनत कश के पास कैसे नीचे उतारें ताकि उसको भी संपन्नता का हिस्सेदार, वो खुद ये संपन्नता का हिस्सेदार समझे अपने आप को। इस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिलहाल जो बैठ के तो कही हुई समाधान का हल होता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव तो नजदीक है। देखिए, चुनावी साल है और अब तो चुनावी महीने ही बचे हैं। मुझे लगता है जल्दी इस पे जो एजिटेशन है, आपने ठीक कहा कि ये एजिटेशन अभी तक पंजाब में सीमित है, और पंजाब में भी सिर्फ तीन किसान यूनियन ने इसको मुद्दा बना के बढ़ाया आगे, लेकिन इसका रूप बड़ा ना हो उससे पहले जो
मौलिक जो जिन चीज़ों को लेके चले, बेसिक जो चीज़ें हैं उन पे बैठ के बात हो सकती है। बात हुई भी है, लेकिन बात होने का मतलब ये नहीं है, बात ऐसे तरीके से हो जिससे कि बैठ के कुछ ना कुछ परिणाम निकलें। परिणाम निकलना जरूरी है। चर्चा का एक अंतिम प्रश्न हरियाणा से जोड़ के देखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खासकर कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, कल उसको लेकर के चर्चा भी होनी है। किस तरीके से देखते हैं इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को, विधानसभा के अंदर आना कांग्रेस के द्वारा जो रखा गया भूपेंद्र हुड्डा द्वारा? ठीक है, कांग्रेस भी चुनावी मोड में है हरियाणा में, और कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पास होएगा या फेल होएगा। उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है या जो सरकार की कमियां हैं उनको पूर्ण रूप से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपनी बातों को कहा है, और ये एक किस्म का चुनावी प्रचार है। बाकी तो रिजल्ट तो सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पे, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ी एक पता नहीं अखबार ने उसको कैसे लिखा है, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि शायद उन्होंने भी ये कहा कि अविश्वास प्रस्ताव तो हमारा मंजूर होगा। मंजूर का मतलब ये नहीं है कि पास होगा, मंजूर का मतलब एडमिट होएगा। लेकिन उस उनकी कहने की जो शैली थी उससे ये लगता था कि कहीं ये सोच रहे हैं या ये कन्वे करना चाहते हैं कि वो पास होएगा। तो पास की तो नहीं, लेकिन ठीक है, प्रजातंत्र में विपक्ष को मजबूती से अपनी बात कहनी भी चाहिए, और जो उनको जिन चीज़ों की कमी लगती है उन चीज़ों की पूरी व्याख्या करे ताकि सरकार उसका पूरा जवाब दे। धन्यवाद। तो जहां तक बीजेपी को लेकर का कहना है कि काफी अच्छा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के लोकसभा में है, साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को लेकर उनका कहना है कि किसान संपन्न कैसे हों इस पर जरूर सोचना चाहिए, और खासकर जल्द ये मुद्दा उम्मीद भी है कि इसका समाधान होगा। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के द्वारा जो हरियाणा की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, उनका कहना है कि ये एक किस्म से ये प्रचार के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पास तो नहीं लेकिन प्रचार इसमें जरूर नजर आता है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।